आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं किशोर अजवाणी। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बांध का पानी 7 गांव में घुसने से करीब 24 लोग उसमें बह गए। बांध का पानी ओवरफ्लो होने के बाद अचानक आई इस बाढ़ में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही एनडीआरएफ की टीम वहां पहुंची, राहत बचाव के काम में जुट गई। एनडीआरएफ ने आशंका जाहिर की कि बांध में पानी में जो लोग बह गए हो सकता है वो समुद्र में चले गए हों। फिलहाल एनडीआरएफ का तलाशी अभियान जारी है। विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विवेक, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। जो 24 लोग बह गए हैं, क्या उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? जसप्रीत, आपको बताना चाहिए कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी में देर रात से काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही आगाह किया था कि इन इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। रत्नागिरी, खेड़ जो आसपास के इलाके हैं उसमें जो सबसे बड़ा हादसा घटा है कि दीवारें डैम बारिश की वजह से पूरी तरह से भर गया था और कल देर रात वो ओवरफ्लो होने की वजह से बड़ी मात्रा में जो डैम का पानी है वो गांव में चला गया। गांव में जाने के बाद वहां पे पता चल रहा है कि 24 लोग लापता हैं और जिनमें से एनडीआरएफ ने 2 की डेड बॉडी बरामद कर ली है, लेकिन अभी भी एनडीआरएफ के मुताबिक 22 से 23 लोग लापता है। और सबसे बड़ा जो खतरा है वो है कि एनडीआरएफ को शक है कि शायद ये जो लोग मिसिंग हैं वो बहकर समुद्र में ना चले गए, क्योंकि समुद्र में एक बार जाने के बाद रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन एनडीआरएफ के लिए काफी मुश्किल और चुनौती भरा होता है। इसलिए एनडीआरएफ की तमाम टीमें आसपास के गांवों में जा रही हैं और रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन कर रही हैं और पूरी कोशिश कर रही है कि जो लोग लापता हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए और उन्हें तुरंत मेडिकल हेल्प दी जाए। हालांकि इस पूरे मामले में मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी थी कि रत्नागिरी के आसपास तेज बारिश हो सकती है, लेकिन किसी को इतना अंदाजा नहीं था कि जो डैम बना हुआ है, तिवारी डैम बना हुआ है, वो डैम ओवरफ्लो होने की वजह से पानी पूरे गांव में भर जाएगा, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। जसप्रीत। बिल्कुल विवेक, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। मुंबई के बांद्रा इलाके में एयर इंडिया कॉलोनी में पानी इतना भर गया कि 54 साल की एक अस्थमा पेशेंट महिला को रेस्क्यू करके वहां से निकालना पड़ा। रेस्क्यू टीम को बीमार महिला को वहां से निकालने में काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। महाराष्ट्र के ठाणे में स्थानीय प्रशासन और वन विभाग के कुछ कर्मचारियों ने एक दीवार से अजगर को बाहर निकाल लिया। ये अजगर 9 फीट लंबा बताया गया, जिसे वन विभाग के कर्मचारियों ने स्थानीय प्रशासन की मदद से पकड़ लिया। इस अजगर को नाले के पास बनी एक दीवार के छेद से बाहर निकाला गया। कर्मचारियों ने अजगर को धीरे धीरे बाहर की तरफ खींचकर सुरक्षित बाहर निकाला। अजगर को पकड़ने के समय वहां लोगों की भीड़ जुट गई। जैसे ही 9 फीट लंबे इस अजगर को दीवार से बाहर निकाला गया, वहां मौजूद लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। दीवार से निकाले गए इस अजगर को हाथों में पकड़कर एक कर्मचारी सीढ़ी की मदद से ऊपर पहुंचा, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ लोग अजगर को छूकर देखने लगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मानसून की पहली ही बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। जबलपुर नगर निगम ने दावा किया था कि बारिश से पहले शहर के सभी नालों को साफ कर दिया गया है ताकि बारिश का पानी शहर में जमा ना हो पाए। लेकिन मानसून की पहली बारिश ने ही जबलपुर नगर निगम के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। भारी बारिश के बाद वहां सड़कों पर पानी जमा हो गया और लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। तालाब में तब्दील हुई सड़क पर घुटनों तक पानी में डूबे 2 लोग साइकिल ले जाते भी नजर आए। कई मकानों के अंदर भी बारिश का पानी घुस गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर की गलियां पूरी तरह पानी से भरी नजर आई, जिस वजह से वहां से गुजरने वाले लोगों को भी परेशानी से दो चार होना पड़ा। दावा किया गया था कि नगर निगम ने करीब 2000 कर्मचारियों को शहर के नालों की सफाई के काम में लगाया था। महाराष्ट्र में हो रही भारी बारिश का असर कर्नाटक के कई जिलों पर भी पड़ रहा है। बारिश की वजह से कर्नाटक का बेलगावी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, जहां कृष्णा नदी, डूबगंगा और वेदगंगा का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में पानी भर गया। बताया गया कि महाराष्ट्र में हो रही भारी बारिश की वजह से कर्नाटक की ये नदियां उफान पर हैं। इन नदियों पर बने 3 पुल भी बारिश के बाद आई बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं। कर्नाटक के कर्नूल में तो बारिश की वजह से कई सड़कों को नुकसान पहुँचा है, जिस वजह से कई गाँव का संपर्क भी जिला मुख्यालय से टूट गया। बारिश के बाद तेज हवाओं ने लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इस बीच कुछ लोग बारिश के बाद उफान पर बह रही एक नदी की फोटो खींचते नजर आए, तो कुछ ने बाढ़ जैसे हालात। मुंबई में एक बार फिर मानसून कहर बनकर बरसा। जिस बारिश के लिए मुंबई के लोग एक हफ्ते पहले तक तरस रहे थे, वो पूरी मुंबई के लिए आफत बनकर आई। पानी की किल्लत झेल रही मुंबई पानी की मार झेलने को मजबूर हो गई। मुंबई फिर उतनी ही बेबस हो गई जैसे 14 साल पहले के सैलाब में फंसने के बाद हुई थी। हालात ऐसे बिगड़े कि बीएमसी ने भी बेबसी में हाथ खड़े कर दिए। बीएमसी पर नालों की सफाई में बदइंतजामी के आरोपों पर राजनीति भी शुरू हो गई और जवाब में फिर वही दलील दी गई कि आसमान से अगर इतनी भारी आफत बरसेगी तो कोई क्या कर लेगा।
और वाकई कोई कुछ नहीं कर पाया। जो किया वो मुंबई की बारिश नहीं किया। और मुंबई के पास नाला सोपारा में तो भारी बारिश के बाद जगह जगह तालाब बन गए, कई दुकानों में पानी भर गया। ये हालात सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहे, जहां नजर गई वहां पानी ही पानी नजर आया। लगभग सभी सड़कों का यही हाल रहा। पानी में नाला सोपारा तो जैसे तैरने लगा। दुकानों के अंदर तक पानी भरने की पूरी संभावना है। आप देखिए दुकानों तक पानी पहुंच चुका है पूरा। फिर यह है कि अगर अब बारिश हुई तो फिर दुकानों के अंदर पानी घुसने में देर नहीं लगेगी। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में हालात ऐसे हैं कि घर से निकलना मतलब खुद को मुश्किल में डालने जैसा हो गया। एक इलाके में लोगों को वापस अपने घरों की तरफ जाते हुए देखा गया। इन लोगों को दफ्तर जाने के लिए बस, ऑटो और ट्रेन में कुछ नहीं मिला, क्योंकि बारिश ने मुंबई में चक्का जाम कर दिया। जिस तरह से पानी भरा हुआ है, लोकल ट्रांसपोर्ट भी लगभग पूरी तरह से बंद हो चुका है। ऑटो वगैरह जो चल रहे हैं वो पानी आने से बंद पड़ जा रहे हैं। दो पहिया जो गाड़ियां हैं, जो बाइक है, वो जो है बंद पड़ जा रही है क्योंकि पानी इतना भरा हुआ है। मुंबई के अंधेरी में एक पुलिस स्टेशन में तो बाढ़ आ गई। थाने में भरे कमर से ऊपर तक पानी में 2 पुलिस वाले घंटों तक फंसे रहे, जबकि स्टेशन के बाहर तो हालात बाढ़ जैसे नजर आए। नाक तक पानी भरा हुआ दिखाई दिया। स्टेशन में 2 ही पुलिस वाले नजर आए जो कई घंटे एक ही जगह पर फंसे रहे। अंधेरी में ही एक अंडरपास में इस कदर पानी भर गया कि सब कुछ तैरने लगा। एक बस भी अंडरपास के पास फंस गई। इसके अलावा कई लोग भी वहां फंसे नजर आए। एक इलाके में भारी बारिश के बाद तो सड़क ही धंस गई। बांद्रा ईस्ट में भी भारी बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। This is an area where there are many residential buildings. Several people live inside these homes. In fact, many of them are outside because water has gone inside their homes. मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों में अगले 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी दी है। ऐसे में और बारिश हुई तो हालात काफी बिगड़ जाएंगे, क्योंकि अब तक हुई बारिश ने तो आफत के सारे दरवाजे खोल दिए। सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ। This particular stretch, which is in Santa Cruz, you can see what is happening. This is a stretch that is always inundated with just first spell of rain. बारिश से बेहाल मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। सड़कों पर पानी भरने के साथ मैनहोल के ढक्कन भी खोल दिए गए। ऐसे में कौन कब पानी में ही गायब हो जाए, इसका भी खतरा बना हुआ है। एक आदमी तो हादसे का शिकार होते होते बचा। वो जैसे ही गिरा, कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। बारिश में बीएमसी की सबसे बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। गटर के ढक्कन खुले हुए हैं और बीएमसी के कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने इस मामले की सुध लेने के बजाय यहाँ पर बांस के बम्बू गाड़ दिए हैं। मुंबई और आसपास के इलाकों में पानी से भरी सड़कों पर इस तरह के हादसों का डर बना हुआ है। जुहू में तो पूरा इलाका तालाब की शक्ल में नजर आया। मुंबई करों की जो धड़कन है, उनकी परेशानी है, वो बढ़ा दी है मुंबई की बारिश ने। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से वो बारिश में किस तरीके से अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, उन्हें किस तरीके से बाहर निकलने के लिए भी कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में भारी बारिश की वजह से हालात काफी खराब रहे। कई इलाके डूबे हुए नजर आए तो कई डूबने के कगार पर दिखे। और मुंबई की रफ्तार थम गई। भारी बारिश से नेताओं के घर भी नहीं बचे। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बंगले मातोश्री में भी पानी भर गया। साथ ही एनसीपी नेता नवाब मलिक का घर भी पानी पानी हो गया। नवाब मलिक ने खुद ट्विटर पर कुछ तस्वीरें डालकर अपनी बेबसी जाहिर की। बीएमसी की सत्ता में काबिज शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे का घर भी नहीं बचा। उद्धव ठाकरे के बंगले मातोश्री में पानी भर गया। बंगले में खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी दिखी। पानी निकालने के लिए 2 बड़े पाइप और एक मशीन भी लगाई गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये पानी दूर किसी नाले में नहीं छोड़ा जा रहा था, बल्कि ये पानी कुछ ही दूरी पर इकट्ठा हो रहा था, जहां पहले से ही घुटनों तक पानी जमा नजर आया। उद्धव ठाकरे का घर यानी कि मातोश्री के बैक गेट की तस्वीरें हैं ये, जहाँ पर कुछ गाड़ियां लगी हुई है और हम देख सकते हैं यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। बांद्रा कलानगर इलाके में ही एमआईजी क्रिकेट क्लब में पानी भरा हुआ दिखा। एमआईजी क्लब की हम आपको तस्वीरें बता रहे हैं। एमआईजी क्रिकेट क्लब है और यहाँ का क्रिकेट का पूरा मैदान है, जिस मैदान पर अक्सर सचिन तेंदुलकर जो है यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस किया करते थे। वो मैदान भी पूरी तरह से तालाब बन चुका है। अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर भी पानी भर गया, जिसके बाद उन्होंने ट्विटर पर एक मीम शेयर करते हुए सबको हैरान कर दिया। इस मीम के जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि मुंबई और उसके आसपास के इलाके किस कदर डूब चुके हैं, जिससे उनका बंगला भी नहीं बचा। मुंबई के किंग सर्कल इलाके में भी हालात काफी खराब रहे। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोग एक जगह फंस कर रह गए और कई इमारतों में भी बारिश का पानी घुस गया।
बारिश में स्कूटर और मोटरसाइकिलें बंद पड़ने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं। एक बस स्टैंड के पास इतना पानी भर गया कि लोगों को बस पकड़ने के लिए बीच सड़क पर खड़ा होना पड़ा। भारी बारिश ने पूरे इलाके की तस्वीर बिगाड़ दी। There is heavy water logging here. We are right outside the King Circle railway station. People are wading through waist deep water in some places. मुंबई के सायन में भी बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब आ गया। कमर तक पानी भरने से चलना भी मुश्किल हो गया। जिन सड़कों पर पानी कमर से ऊपर तक भर गया उन्हें बीएमसी ने पानी घटने तक बंद कर दिया। और मुंबई में बारिश ने जो कहर बरपाया उससे 14 साल पुरानी तबाही की यादें ताजा हो गईं, जब मुंबई के लोगों को बाढ़ ने बेबस बना दिया था, जिसकी शुरुआत तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश से ही हुई थी। 26 जुलाई 2005 को दोपहर 2 बजे से मुंबई पर आफत बरसनी शुरू हुई तो फिर अगले 24 घंटे तक मुंबईकर जहां के तहां फंस कर रह गए। भारी बारिश की वजह से सड़कें समंदर बन चुकी थी, जिनमें हजारों गाड़ियां डूब गईं। अपनी रफ्तार के लिए मशहूर मुंबई पूरी तरह थम गई थी और साथ ही थम गई थी सैकड़ों लोगों की सांसें। बीएमसी ने अगस्त 2005 में बॉम्बे हाईकोर्ट में कबूल किया था कि 26-27 जुलाई 2005 की बाढ़ में मुंबई में 546 लोगों की मौत हुई थी। इनमें 75 बारिश के दौरान जमीन, सड़क या दीवार गिरने से मरे थे, जबकि बाढ़ में डूबने से 179 लोगों की जान गई थी। उस सैलाब ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की भी कमर तोड़ दी थी। पहली बार मुंबई के दोनों हवाई अड्डे 30 घंटे तक बंद करने पड़े थे। 52 लोकल ट्रेनें, 4000 टैक्सियां, बेस्ट की 900 बसें बाढ़ में खराब हो गईं। करीब 50 लाख मोबाइल फोन और 23 लाख लैंडलाइन फोन भी 4 घंटे से ज्यादा समय तक डेड पड़े रहे। मुंबई में कोहराम मचाने वाली उस बाढ़ के लिए बीएमसी को जिम्मेदार ठहराया गया था। मुंबई के ड्रेनेज सिस्टम पर सवालों की बौछार होने लगी थी, लेकिन बीएमसी ने तब दलील दी थी कि 26-27 जुलाई 2005 को हुई भारी बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, जिसके आगे बीएमसी का कोई जोर चल ही नहीं सकता था। मौसम विभाग ने भी बताया था कि 26-27 जुलाई को मुंबई में 24 घंटे से भी कम समय में 944 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि पूरे जुलाई के महीने में मुंबई में औसतन 841 मिलीमीटर और पूरे साल में 2373 मिलीमीटर बारिश होती है। और इस बार बीएमसी ये मानने को तैयार नहीं कि उसकी तैयारी में कोई कमी थी। बीएमसी में सत्ता संभाल रही शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने दलील दी कि इतनी बारिश में तो किसी भी शहर की व्यवस्था फेल हो सकती है। ये स्थिति पहले कभी ना बनी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कभी ना बनेगी। हमारी तैयारी है, हम रस्तों पे है, लेकिन कोई भी सिटी दुनिया भर में ऐसे मिलीमीटर के इतनी बारिश में क्रम्बल हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुंबई में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़े, लेकिन ऐसा आज से नहीं हो रहा। 1985 में भी मुंबई में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आई थी और तभी यह समझ में आ गया था कि मुंबई के 100 साल से भी पुराने ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करना जरूरी है। फिर 1989 में मुंबई पानी में डूबी तो बृहन मुंबई स्टॉर्म वाटर डिस्पोजल सिस्टम प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान हुआ था, जिसके लिए ब्रिटेन की MWH ग्लोबल नाम की कंपनी को प्रोजेक्ट का डिजाइन बनाने का काम सौंपा गया था। प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी 1993 में बीएमसी को सौंप दी गई थी, जिसकी लागत 600 करोड़ रुपए थी। 1998 तक मुंबई का ड्रेनेज सिस्टम सुधारने के प्रोजेक्ट पर करीब 143 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और फिर पैसों की तंगी की वजह से काम रुक गया था। 2005 में मुंबई की बाढ़ के बाद दोबारा इस प्रोजेक्ट की याद आई, लेकिन तब तक प्रोजेक्ट की लागत 1200 करोड़ रुपए हो चुकी थी। जबकि मुंबई को बाढ़ से बचाने के लिए इस प्रोजेक्ट का समय से पूरा होना जरूरी था। बीएमसी को लगातार इस बात के लिए आगाह भी किया जाता रहा था कि तेज बारिश किसी भी दिन मुंबई को तबाह कर सकती है, क्योंकि मुंबई की प्यास बुझाने और बारिश का पानी समेटने वाली नदियां कंक्रीट के जंगलों में गुम होने लगी थी। बढ़ती आबादी को छत मुहैया कराने के चक्कर में नदियों को खत्म करने का जो दौर शुरू हुआ, उसने मुंबई की सभी 6 नदियों को गंदे नालों में तब्दील कर दिया। 2005 में मुंबई की बाढ़ इसलिए भयानक हो गई थी क्योंकि दहिसर नदी, मीठी नदी, ओशिवरा नदी, पोयसर नदी, तानसा नदी और तासो नदी बारिश का पानी समेट नहीं पाई। इन नदियों के पानी के अरब सागर तक पहुंचने का रास्ता जाम था, क्योंकि वहां इमारतें या झुग्गियां बना दी गई थी। ये भी बीएमसी की जिम्मेदारी थी कि वो इमारतों की मंजूरी देते समय नदियों का वजूद भी बचाए। ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस ने बीएमसी पर भ्रष्टाचार का आरोप जड़ दिया।
भ्रष्टाचार ये बहुत मुद्दा है, इसलिए सब हुआ है और मुंबई की जनता बहुत त्रस्त हो गई है। मुंबई में बारिश के दौरान दीवार और इमारतें गिरने से हुई मौतों का मुद्दा लोकसभा में भी उठा। शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने इसके लिए नगर निगमों को ही जिम्मेदार ठहराया। नेशनल बिल्डिंग कोड ये रिकमेंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसको फॉलो नहीं करती है। और इस बार मुंबई में भी बारिश से बड़े नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि मुंबई में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश हुई। भारी बारिश की वजह से ट्रेनों की रफ्तार भी थम गई, जिसकी वजह से लोग घंटों रेलवे स्टेशनों पर फंसे रहे। पटरियों पर पानी इस कदर जमा हो गया जैसे कोई नाला बह रहा हो। सायन रेलवे स्टेशन पर तो पटरियां पानी में गायब ही हो गई। बारिश ने ऐसा असर डाला कि ट्रेनों के पहिए रुक गए। लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। कल रात में भी आया हूं तो माटुंगा से आगे कोई ट्रेन नहीं मिला हमें, फिर माटुंगा से पैदल गया हूं। सायन से लेकर माटुंगा रेलवे स्टेशन तक पटरियों पर पानी भरा रहा। इस वजह से लंबी दूरी की भी कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। बोरीवली स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। दूसरे रेलवे स्टेशनों से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आईं। सोशल मीडिया के जरिए भी कुछ लोगों ने अपनी बेबसी जाहिर की। एक वीडियो में दिखा कि संघमित्रा एक्सप्रेस के एसी कोच में अचानक झरना बहने लगा। कोच में पानी भरने के बाद ट्रेन में सफर कर रहे लोगों ने इस वीडियो को ट्विटर पर डाल दिया और भारी बारिश ने विमानों तक की उड़ान पर भी ब्रेक लगा दी। मुंबई एयरपोर्ट पर तो बड़ा हादसा होते होते बच गया। जयपुर से आ रहा स्पाइस जेट का एक विमान रनवे पर फिसल गया, जिससे विमान में मौजूद सभी यात्री घबरा गए। कुछ यात्रियों को मामूली चोट भी आई। हादसे के बाद विमान को रनवे पर खड़े हुए देखा गया। विमान में मौजूद यात्रियों ने हादसे के बाद नाराजगी जाहिर की। वहीं एयरपोर्ट पर पानी भरने से भी लोग काफी परेशान रहे। जुहू एयरपोर्ट का एक वीडियो तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में रनवे पर मछलियों को तैरते हुए देखा गया। बारिश की वजह से हवाई सफर पर काफी असर पड़ा। 52 से ज्यादा फ्लाइट रद्द कर दी गई। You can see behind me that huge queue there. People are completely stranded. Many of them standing here since late last night. Just now they got to know that flight has been cancelled. मुंबई की आफत पर सियासत भी खूब हुई। देश की आर्थिक राजधानी में बाढ़ जैसे हालात का मुद्दा संसद तक में उठा और लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिवसेना सांसद ने मुंबई का हाल संसद को बताया। 44 इयर्स में जितनी बारिश नहीं हुई उतनी बारिश पिछले 2 दिन में मुंबई में हो रही है। मुंबई की स्थिति बहुत ही खराब है। शिवसेना सांसद की कोशिश बिल्डिंग बनाते वक्त कानूनों का अमल कराए जाने पर सरकारों से गंभीर होने की थी, लेकिन सियासत तेज हो गई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि शिवसेना और बीजेपी ने मुसीबत से निपटने के लिए तैयारी ही नहीं की। शहर की जो दुर्दशा हुई है, स्कूलें कॉलेजेस बंद है आज, ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए कि आप पानी को जमा होते वो रोक नहीं सके। महाराष्ट्र सरकार पर ही नहीं, बीएमसी पर भी बीजेपी और शिवसेना का कब्जा है। हालांकि मुख्यमंत्री का दावा है कि तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, लेकिन बारिश रिकॉर्ड तोड़ होगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। हम तो इसके ऊपर नजर रखे हैं और इसको ठीक से टैकल कर पाए, क्योंकि जैसे आज देखा, एक रात में अगर 450 मिलीमीटर बारिश गिरती है तो उसका एक बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। और इस भारी बारिश की वजह से 3 अलग अलग हादसों में 30 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र के पुणे और कल्याण के अलावा मुंबई में भी दर्दनाक हादसा हुआ। मुंबई का मालाड ईस्ट में दीवार गिरने से 21 लोगों ने दम तोड़ दिया, जिनमें एक बच्ची तो दीवार के मलबे में कई घंटों तक दबी रही। उसे बचाने के लिए दीवार में बड़ा गड्ढा भी किया गया। इस दौरान बच्ची का हाथ भी बाहर नजर आया। भरपूर कोशिश की जा रही है ताकि वो बच्ची उसके सुरक्षित बाहर निकला जाए, और वो अपनी मां के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर फायर ब्रिगेड के जो लोग हैं वो भी अपनी पूरी कोशिश करें कि इस बच्ची को सुरक्षित बाहर निकला जाए। मलबे के नीचे दबी बच्ची 12 घंटे से ज्यादा देर तक जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। फायर ब्रिगेड ने मलबे में दबे एक और आदमी को निकालने की कोशिश की। यह आदमी लगातार चिल्ला रहा था, उसके रोने की आवाज भी आ रही थी, लेकिन बारिश की वजह से रेस्क्यू में देरी होती रही और उसने भी दम तोड़ दिया। जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि जो अंदर लोग फंसे हुए किसी तरह से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को, क्योंकि लगातार यहाँ तेज बारिश हो रही है। यह हादसा रात के वक्त हुआ जब वहां बनी झुग्गियों में कई लोग अपने परिवारों के साथ सो रहे थे, लेकिन बारिश से कमजोर होकर एक दीवार उन पर गिर गई। ये दीवार कंक्रीट की थी, इसलिए मलबा हटाने और नीचे दबे लोगों को निकालने में देरी हुई।
और कई लोगों की मौत हो गई। ये दीवार वन विभाग ने इसलिए खड़ी की थी ताकि पहाड़ों से खिसकने वाली मिट्टी और पत्थरों को रोका जा सके, लेकिन इस खोखली दीवार को तो पानी ने ही मलबे में तब्दील कर दिया और 21 लोगों की मौत हो गई। बारिश की होने की वजह से लगातार पानी है वो यहाँ पर भरता चला आ रहा था और भरने के बाद दीवार के सहारे पूरा पानी पहले जमा हुआ और अब पता चला कि जो दीवार की नींव थी वो काफी ज्यादा कमजोर थी। पानी का इतना ज्यादा प्रेशर था कि जिसकी वजह से पूरी की पूरी दीवार नीचे बह गई। अब इस घटना के बाद लोगों की आंखों में गम और गुस्सा साफ नजर आया। ये तो 1 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला क्या पता नहीं, गवर्नमेंट ने किसको दी, वो कॉन्क्रीट का बना है, वो एक साल में गिरा और इतने पब्लिक आज मर गई। पुणे में भी भारी बारिश के बाद एक कॉलेज की दीवार और पेड़ गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक ये दीवार कुछ झुग्गियों पर जाकर गिरी, जिनमें कई मजदूर रह रहे थे। इस हादसे में 6 मजदूरों ने दम तोड़ दिया। इस हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। झुग्गियां मलबे में दबी नजर आईं। जिन लोगों की मौत हो गई वो छत्तीसगढ़ के बताए गए। आणि या ठिकाणची दृश्य खूप विदारक आहेत। आपण जर बघितलं तर इथं लेबर कॅम्प होता, जे मजूर होते त्यांच्या झोपड्या होत्या आणि रात्री मुसळधार पावसामुळे झाड पडलं, त्यानंतर जी संरक्षक भिंत होती ती कच्चं बांधकाम असल्यामुळे ती पण पडली। कल्याण में बारिश के बाद एक स्कूल की दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। उर्दू इंग्लिश स्कूल है, वहाँ के पीछे की दीवार गिर के 3 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में बारिश की वजह से हुए हादसों में 30 लोगों ने जान गंवा दी और पिछले एक हफ्ते में यह आंकड़ा 50 के पार पहुंच चुका है। अकेले पुणे में बारिश की वजह से हुए हादसों में 21 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा नासिक में हुए एक हादसे में 7 लोगों की मौत हुई थी। मालाड में भी बारिश की वजह से हुए हादसों में 23 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और पिछले एक हफ्ते में महाराष्ट्र में 52 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 2 दिन की बारिश में बाढ़ जैसे हालात सिर्फ मुंबई ही नहीं, देश के किसी भी शहर में बन सकते हैं। देश के सबसे पुराने नगर निगम चेन्नई में 2015 में भयानक बाढ़ आई थी। उसके लिए भी चेन्नई की 2 नदियों को जिम्मेदार माना गया था, जिन्हें चेन्नई के विकास के नाम पर करीब करीब खत्म कर दिया गया। नवंबर 2015 में भारी बारिश के बाद जब चेन्नई में संकट का सैलाब उमड़ा, तब पहली बार देश के लोगों को पता चला कि चेन्नई की अडियार और कुवम नदियों में उफान की वजह से बाढ़ ने ज्यादा तबाही मचाई। जबकि 26 किलोमीटर लंबी अडियार नदी और 64 किलोमीटर लंबी कुवम नदी को चेन्नई की जीवन रेखा कहा जाता था। इन दोनों नदियों के फ्लड प्लेन, यानी जिन हिस्सों में बारिश का पानी स्वाभाविक रूप से फैलता था, उन पर इमारतें बना दी गई। इससे बारिश में नदियों का बहाव रुका और 2015 में 2 दिन की भारी बारिश भी चेन्नई के लिए कयामत साबित हुई। चेन्नई में 1943 के बाद बाढ़ ने इतनी तबाही मचाई थी। 1943 की बाढ़ में भी अडियार और कुवम नदियां उफनाई थीं, क्योंकि लगातार 6 दिन तक मूसलाधार बारिश होती रही थी। लेकिन पिछले 30 साल में चेन्नई और मुंबई ही नहीं, बल्कि पूरे देश में मानसून का रंग ढंग बदलता चला गया। मानसून में अब कहीं भारी बारिश होती है और कहीं सूखा पड़ता है, जिसे 2017 में अमेरिका के NCBI यानी नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च में ग्लोबल वार्मिंग का असर बताया गया और दावा किया गया कि 1950 से 2015 के बीच मध्य और पश्चिम भारत में मानसून की औसत बारिश 10% कम हुई थी, जबकि इसी दौरान मध्य और पश्चिम भारत में भारी बारिश होने की दर 300% बढ़ गई। और मानसून में आए इस बदलाव की एकदम साफ तस्वीर गुजरात में दिखी, जहां कच्छ का इलाका सूखे से जूझता रहा तो सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में बार बार बाढ़ आने लगी, जिसकी चपेट में गुजरात का सबसे बड़ा कारोबारी शहर सूरत भी आया, जहां 1968 में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। भारी बारिश और तापी नदी के उफान की चपेट में तब पूरा शहर आ गया था। सूरत में बाढ़ ने दूसरी बार 1988 में तबाही मचाई थी, जब जुलाई के महीने में सूरत में 1614 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जो सामान्य से करीब 4 गुना ज्यादा थी। लेकिन 2005 से सूरत समेत दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में भारी बारिश का दौर जल्दी जल्दी आने लगा और उसके साथ बर्बादी की बाढ़ भी आती गई। 2015 की बाढ़ में सौराष्ट्र में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 2017 में भारी बारिश से आई बाढ़ में 200 लोगों ने जान गंवाई थी और 2018 में भी सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में भारी बारिश 30 से ज्यादा लोगों के लिए जानलेवा साबित हुई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में लगातार दूसरे मंगलवार को कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हनुमान मंदिर के बाहर सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। सड़क पर लोगों के बैठने की वजह से वहां कुछ देर के लिए लंबा जाम लग गया। लेकिन हनुमान मंदिर के बाहर सड़क पर बैठे बीजेपी कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे।
कुछ लोग मंदिर के अंदर बैठकर पाठ कर रहे थे तो कुछ बीच सड़क पर बैठे थे। इस बीच हनुमान मंदिर के बाहर सड़क पर दोनों ओर लंबा जैम लग गया और कई लोग कुछ देर तक जैम में ही फंसे रहे। पिछले मंगलवार को सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा के पाठ का ये कार्यक्रम ये कहकर शुरू किया गया था कि अगर सड़क पर नमाज पढ़ी जा सकती है तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं। लेकिन इस बार बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उस बात से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। मंदिर छोटा है, मंदिर में 40-50 लोग ही आ पाए, तो बाकी के जो लोग थे वो मजबूरन सड़क के सामने खड़े होकर और बैठकर उन लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। दिल्ली के चांदनी चौक में दो गुटों की झड़प के बाद फैले तनाव के बीच केंद्रीय मंत्री और इलाके के सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन हालात का जायजा लेने पहुंचे। बताया गया कि वहां बाइक खड़ी करने के मुद्दे पर दो गुटों के बीच झड़प हो गई थी, लेकिन दोनों गुटों के अलग समुदाय से होने की वजह से इलाके में तनाव फैल गया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी वहां पहुंचे और सुरक्षा बल के साथ सड़क पर उतरकर हालात का जायजा लिया। इस दौरान थाने पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों से घटना के बारे में जानकारी ली और वहां मौजूद लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। एक दूसरे के प्रति जो प्रेम का हमारा बरसों का वातावरण है उसको भी बना के रखें। इससे पहले झड़प की जानकारी मिलने के बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने हंगामा करते हुए थाने को घेर लिया, जिसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए वहां अर्धसैनिक बल को तैनात करना पड़ा। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग वहां खड़ी बाइकों और स्कूटरों पर पत्थर फेंकते नजर आए। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने वीडियो में दिख रहे लोगों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए कार्रवाई तेज कर दी। माहौल बिगड़ने के बाद चांदनी चौक इलाके में शांति मार्च निकाला गया। इस शांति मार्च में दोनों समुदाय के लोग शामिल हुए, जिन्होंने एक बैनर के जरिए लोगों से अमन और भाईचारे के साथ रहने की अपील की। लोगों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस की भी तारीफ की। हालांकि इस मार्च के दौरान भी वहां बड़ी तादाद में सुरक्षा बल तैनात रहा, जबकि हालात काबू में रखने के लिए जवानों ने वहां फ्लैग मार्च भी किया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भ्रष्ट अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में 600 अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की। इनमें 200 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों को जबरन रिटायर कर दिया गया, जबकि 400 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रमोशन पर रोक लगा दी गई है। बताया गया कि इन 600 के अलावा 150 से ज्यादा ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं जो भ्रष्टाचार के मामले में सरकार के निशाने पर हैं। यूपी सरकार ने साफ किया कि वो भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगी। रडार पर लोग हैं, अगर किसी को ये गलतफहमी है कि वो जो गलत काम कर रहे हैं वो किसी की जानकारी में नहीं, जानकारी में सब है और उनके खिलाफ तथ्य इकट्ठा हम लोग कर रहे हैं। और आने वाले समय में जैसे ही पूरी कार्रवाई हो जाएगी, उनकी फाइल कंप्लीट हो जाएगी, तो कार्रवाई भी ढंग से की जाएगी। टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में एंट्री की। वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 28 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। चमोली में आईटीबीपी की टीम 7 पर्वतारोहियों के शवों को उत्तराखंड में निचले बेस तक लेकर आई। गुजरात के वडोदरा में जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियों के बीच पुलिस ने शहर भर में फ्लैग मार्च निकाला। यूपी के मिर्जापुर में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या करने के मामले में इलाके के ही 4 लड़कों को गिरफ्तार किया। यूपी की पीलीभीत के जंगलों से भटककर रुद्रपुर पहुंचे 2 हाथियों को काबू करने के लिए वन विभाग जुटा, जिन्हें वापस भेजने की तैयारी है। नोएडा के सेक्टर 76 में एक महिला का शव मिला, जो सोसाइटी के टावरों के बीच के गैप में फंसा हुआ था। दिल्ली के जैतपुर में अपनी 2 पत्नियों की हत्या के आरोप में पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आईटीआई के छात्रों ने खराब खाना मिलने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खाने की खराब क्वालिटी से नाराज आईटीआई के कुछ छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन कर दिया। इन छात्रों का आरोप है कि संस्थान उन्हें खराब क्वालिटी का खाना परोसकर खाना पूर्ति करते हैं, जिससे परेशान छात्र सड़क पर उतर आए और उन्हें अच्छी क्वालिटी का खाना देने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। सफाई जिंदाबाद, सफाई जिंदाबाद। प्रदर्शन के समय कुछ छात्रों ने हाथों में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नाम के संगठन का एक बैनर लिया था, तो कुछ ने कई झंडे लिए थे, जबकि कुछ छात्र हाथों में मटके लेकर प्रदर्शन में शामिल थे। गुस्साए छात्र विरोध जताने के लिए वो खाना भी लेकर पहुँचे थे, जो उन्हें परोसा जाता है। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में 2 नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने एक स्कूटर सवार आदमी से लूट की। इन बदमाशों ने बंदूक के दम पर आदमी को लूटा, वहां से फरार हो गए। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि जैसे ही स्कूटर सवार आदमी ने अपना स्कूटर पार्क किया, तभी पीछे चेहरे को कपड़े से ढक ये दोनों बदमाश वहां पहुंच गए। इन बदमाशों में एक ने बंदूक दिखाकर आदमी को डराया, जबकि दूसरा बदमाश आदमी की तलाशी लेने लगा। इस बदमाश ने आदमी के पास मौजूद सारा सामान लूटा। इतने में वहां उस इलाके का चौकीदार पहुंचा, जिसे बंदूक दिखाकर बदमाश दूर रहने का इशारा करता दिखा।
बदमाश ने स्कूटर की सीट खोलकर भी सामान लूटा, फिर ये दोनों बदमाश वहां से भाग गए। माल्या को वापस लाने की कोशिश को झटका लगा। लंदन हाईकोर्ट ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील करने की अनुमति दे दी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक निजी बैंक के मैनेजर को धोखाधड़ी के आरोप में गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। 17 से 30 जुलाई के बीच हरिद्वार में लगने वाले कांवड़ मेले की तैयारियों के मद्देनजर पुलिस ने देहरादून में समीक्षा बैठक की। गुजरात के सूरत में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले एक युवक और युवती ने खुदकुशी की कोशिश की। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 किलो हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। यूपी के हरदोई में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, जहां से काफी तादाद में हथियार बरामद किए। उत्तराखंड की चमोली में आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने हादसे का शिकार हुए 5 युवकों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। यूपी के आजमगढ़ में एक लड़की पर अपने ही पिता की हत्या का आरोप लगा। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के पास से पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा जो मोर्चरी की गाड़ी से लूट की वारदात को अंजाम दिया करता था। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में टीम इंडिया के पहुंचने पर फैंस ने मुंबई में जश्न मनाया। नासा ने चांद पर अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाले कैप्सूल डिजाइन के अंतरिक्ष यान का सफल परीक्षण किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लूट में शामिल एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। लखनऊ नगर निगम ने हाउस टैक्स न देने वाले लोगों पर नकेल कसने की अनोखी योजना बनाई है। नगर निगम ने बताया कि लखनऊ में कई ऐसे लोग हैं जिन पर लाखों का हाउस टैक्स बकाया है। इसलिए ऐसे लोगों से हाउस टैक्स वसूलने के लिए नगर निगम ने उनके मकानों और दुकानों के बाहर ढोल बजाने का फैसला किया। सबसे पहले नगर निगम के अधिकारी लखनऊ के एक नामी होटल के बाहर पहुंचे और वहां इस अनोखी पहल की शुरुआत की। सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में नगर निगम का दस्ता काफी देर तक होटल के बाहर ढोल बजाता रहा और आखिरकार उनकी ये पहल रंग लाई। 13,94,467, 2.5 लाख और 2.5 लाख का इनका इन्वेस्टमेंट लगभग 19 लाख रुपया हो जाता है। बताया गया कि होटल पर लाखों का टैक्स बकाया था, लेकिन काफी देर तक ढोल बजता देख होटल के मालिक ने बकाया टैक्स में कुछ वहीं पर चुका दिया। 31,12,000 की बकायेदारी थी और इसमें से उन्होंने लगभग 20 लाख की बकायेदारी पूरी कर दी है। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि उनकी इस पहल का मकसद बकायेदारों को शर्मिंदा करना है ताकि वो टैक्स की चोरी न कर पाएं। तो ये कहाँ किया जाएगा? अभी सारे बड़े बकायेदारों के। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा की इस वर्ल्ड कप में चौथा शतक और शानदार गेंदबाजी से भारत ने बांग्लादेश को 28 रन से हराकर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। रोहित ने 92 गेंद में 5 छक्के और 7 चौके की मदद से 104 रन की पारी खेलने के अलावा केएल राहुल के साथ पहले विकेट के लिए 180 रन की साझेदारी की, जिससे भारत ने 9 विकेट पर 314 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 286 रन पर ऑल आउट हो गई। रोहित का मौजूदा विश्व कप में ये चौथा शतक है और उन्होंने एक विश्व कप में सर्वाधिक 4 शतक के श्रीलंका के कुमार संगाकारा के रिकॉर्ड की बराबरी भी की। वहीं रोहित शर्मा किसी एक वर्ल्ड कप में 500 से ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बने। इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने 2 मौकों पर 500 से ज्यादा रन बनाए थे। वहीं इस हार के बाद बांग्लादेश की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। आता मैच बहुत अच्छा हुआ, थोड़ा टेंशन हो गया था, लेकिन ये तो क्रिकेट में होते रहता है, नहीं तो मजा नहीं आता। मजा आया, आज मजा आया। बांग्लादेश ने भी अच्छा खेला, लेकिन इंडिया टॉप पे है। इंशाल्लाह इंडिया वर्ल्ड कप ले जाएगा, ये मेरी दुआ है। इंडियन टीम बड़े प्रोफेशनल वे में खेल रही है, उनको पता है बॉलिंग करते वक्त क्या करना और बैटिंग करते वक्त क्या करना है। और जो हमारा एक वीक पॉइंट था मिडिल ऑर्डर, वो जादव को और विजय शंकर को हटाकर उन्होंने कंप्लीट कर लिया। हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी सॉलिड है कि आगे अभी रविंद्र जडेजा भी बैठा है, तो अब हम किसी से रुकने वाले नहीं है। अब हम कप लेके ही घर जाएंगे। इंडिया को अपने मिडिल ऑर्डर को थोड़ा सुधारना पड़ेगा और ऋषभ पंत को लंबी नहीं खेलनी पड़ेगी, क्योंकि ऋषभ पंत के 40-50 रन से कुछ नहीं होगा। ही मस्ट गो फॉर 70-80 रन, ताकि शुरू के 3 बैट्समैन पे उतना प्रेशर नहीं आए। आज बांग्लादेश थी सेमीफाइनल के अंदर, आपको इंग्लैंड मिलेगा, उसको बीट करने के लिए आपको लैंग्वेज पता नहीं पड़ेगा। The match was great. The atmosphere was amazing. We all had a good time. Yeah, India played very well. रोहित शर्मा में सेंचुरी इज वेरी गुड। बहुत ही अच्छा मैच रहा और हम 28 रन से बांग्लादेश से मैच जीते। देखिए, इंडिया जैसे परस्पर वर्ल्ड कप के अंदर खेलती जा रही है, तो भारत के अंदर, भारतवासियों के अंदर बहुत जोश है और सभी लोग चाहते हैं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत कर आए, पुनः भारत को विश्व गुरु बनाए। रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस पूरे वर्ल्ड कप में सबसे अच्छी रही है, वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। रोहित शर्मा आज अच्छा खेली, काफ़ी अच्छा खेली इंडिया टीम। हम चाहते हैं और बेटर करें, फाइनल जीते, कब जीते। हमारे हाथ में वर्ल्ड कप आना चाहिए, तो वर्ल्ड कप चाहते हैं सर।
बांग्लादेश को हराकर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के बाद भारत के कप्तान विराट कोहली ने स्टेडियम में मौजूद अपने एक बुजुर्ग फैन का आशीर्वाद दिया। भारत ने बांग्लादेश को 28 रन से हरा दिया, जिसके बाद कप्तान विराट कोहली ने स्टेडियम में भारत बांग्लादेश के बीच मुकाबला देखने पहुंची 87 साल की एक बुजुर्ग फैन चारुलता के पैर छुए। मैच जीतने के बाद विराट कोहली अपनी इस बुजुर्ग महिला फैन के पास पहुंचे, हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। 87 साल की चारुलता व्हीलचेयर पर भारतीय टीम का हौसला बढ़ाने पहुंची थी। बाद में विराट कोहली ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें भी शेयर की और अपने सभी फैंस का दुआओं के लिए शुक्रिया अदा किया। वहीं चारुलता ने भी वर्ल्ड कप में इंडिया के जीतने की कामना की। I'm very lucky to get me this chance to watch this cricket. Actually, I have too much proud for my country. My wish is for India. India will win. India will win. Definitely. 3 दिन में मॉनसून दिल्ली पहुंचेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिन में राजधानी दिल्ली में भी मॉनसून दस्तक दे सकता है। खबर है कि कांग्रेस पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को राजस्थान से राज्यसभा भेज सकती है। रेप केस में आरोपी बनाए गए आदित्य पंचोली को कोर्ट ने 19 जुलाई तक अंतरिम राहत दी है। डीजीसीए ने खराब मौसम में लैंडिंग के बाद विमानों के रनवे पर फिसलने की कई घटनाओं के मद्देनजर एयरलाइनों को सुरक्षा दिशा निर्देश जारी किए। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने हिंसा में घायल हुए एक कार्यकर्ता के परिवार से चितरंजन मेडिकल कॉलेज जाकर मुलाकात की। बिहार के कैमूर जिले में नदी में नहाते वक्त 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। राहुल गांधी के अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर दिए गए धरने में अशोक गहलोत और अहमद पटेल भी शामिल हुए। गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह आज से 2 दिन के गुजरात के दौरे पर रहेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से बच्चों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने हलफनामा दाखिल किया और माना कि बिहार में स्वास्थ्य सेवा खस्ताहाल है। सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया का आर्थिक संकट बढ़ता ही जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अगर एयर इंडिया को जल्द आर्थिक मदद नहीं मिली तो 4 महीने बाद वो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दे पाई, क्योंकि पैसों की तंगी से जूझ रही एयर इंडिया के पास फिलहाल सिर्फ 2,500 करोड़ रुपए ही बचे हैं, जबकि कंपनी हर महीने करीब 300 करोड़ रुपए कर्मचारियों की तनख्वाह पर खर्च करती है। हर महीने करोड़ों रुपए विमानों के ईंधन और उनके रखरखाव पर खर्च किए जाते हैं। ऐसे में अगर एयर इंडिया को फंड नहीं मिला तो अक्टूबर के बाद उसके पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। एयर इंडिया प्रबंधन ने इस मुश्किल से निपटने के लिए सरकार से मदद मांगी। भारत के बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए लेकर विदेश भागने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या की अपील पर सुनवाई करते हुए लंदन की एक कोर्ट ने उनको बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने विजय माल्या को उनके भारत प्रत्यर्पण किए जाने के खिलाफ अपील करने की इजाजत दे दी। कोर्ट के इस फैसले के बाद विजय माल्या को भारत लाने की कोशिशों को भी झटका लगा है। भारत सरकार लंबे समय से माल्या के प्रत्यर्पण की कोशिश में जुटी हुई है। विजय माल्या के लिए आज राहत यहाँ हाई कोर्ट में, जबकि उसे इजाजत दे दी गई एक अपील दर्ज करने की वेस्टमिंस्टर कोर्ट के फैसले के खिलाफ। उस वेस्टमिंस्टर कोर्ट के फैसले ने यह कहा था कि विजय माल्या को एक्स्ट्राडाइट करना चाहिए, वापस भारत भेज देना चाहिए। विजय माल्या ने अपील की, पहली स्टेज पर तो वो नाकामयाब रहे जब वो रिजेक्ट हो गई, लेकिन दूसरी स्टेज आज रही जबकि 3.5 घंटे बहस हुई उनके वकीलों के द्वारा और इसको स्वीकार किया गया कोर्ट के द्वारा। इसका मतलब ये है कि ये नहीं कि उसको बिल्कुल छोड़ दिया गया है, लेकिन अब उसको इजाज़त मिल गई है अपील करने के लिए और उसकी अब अपील की सुनवाई होगी। लेकिन इसका अर्थ ये भी है कि अब सारी सुनवाई एक दफ़ा फिर से शुरू होगी। जो सबूत वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश किए गए उन पर दोबारा गौर किया जाएगा, दोबारा नज़र डाली जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ भारत सरकार की एविडेंस जो है उसको एडमिट नहीं करना चाहिए था। ये सवाल उठेंगे, क्या उसके खिलाफ प्राइमा फेसी केस बनता है या नहीं। इस कोर्ट का कहना था कि शायद नहीं बनता, इस पर गौर करना चाहिए। तो ये सवाल अब दोबारा उठेंगे और भारत के लिए ये कहानी जो है यहाँ कचहरियों में विजय माल्या को वापस लाने की एक दफ़ा फिर से शुरू।